दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम बहुत सारे तानाशाहों में से एक तानाशाह की स्टडी करने वाले हैं, जिनमें से इन साहब का नाम है किंग जोंग उन। एक ऐसे सनकी तानाशाह जिसने पूरी की पूरी पृथ्वी को एक तरीके से भय के पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है कि किसी भी समय ये क्या कर सकता है पता नहीं। इंक्लूडिंग इसकी अगर बात की जाए तो अकेला एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका से डायरेक्ट भिड़ने की हिम्मत रखता है और अमेरिका जैसा एक पावरफुल कंट्री भी इनसे पीछे हटता है। कहा जाता है कि इनके सामने विद्रोह में या विरोध में या जो इनकी बात से सहमत नहीं होता है, ये एक ही चीज समझते हैं कि बंदा खत्म, टेंशन खत्म। तो ये एक इनका सिंपल सा प्रोसीजर है। हालांकि कोरिया को जब डिवीजन हुआ तो कोरिया के डिवीजन के बाद नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर बने। साउथ कोरिया के अंदर आज भी पूरी प्रॉपर सरकार चलती है। तो वहां पर ये ऐसे सनकी तानाशाह कैसे हुए, उन सभी चीजों को जानने के लिए उससे पहले हम इसकी थोड़े से इतिहास की बात करेंगे, इनके तरीकों की बात करेंगे कि कैसे ये दबाव और दमनकारी नीतियों को अपनाते हैं, फिर ये कैसे तानाशाह बन गए, और इसमें हम थोड़ा बहुत इतिहास भी पढ़ेंगे कि डिवीजन कैसे हुआ कोरिया का और आज के दिन परिस्थिति क्या है। हालांकि किम जोंग उन के बारे में कहा जाता है कि इनका इतिहास या बेसिकली नॉर्थ कोरिया के बारे में ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि चाइना एक क्लोज्ड अपने आप में सेक्शन है, सेम नॉर्थ कोरिया भी अपने आप में एक प्रॉपर क्लोज्ड सेक्शन है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं उसके अनुसार किम जोंग उन का जो जन्म है 1983 या 84 के अंदर 8 जनवरी को हुआ है, जो कि अपडेट्स हैं नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिशियन के घर में, जो कि पीपल वर्कर पार्टी के सीनियर, जिनमें किंग जोंग इल के यहां पर इनका जन्म हुआ। किंग जोंग इल जो ऑलरेडी तानाशाह थे 1941 से 2011 तक उसी सेक्शन में क्या थे, ये एक डिक्टेटर थे इनके पिता भी, और इनके पिता यानी इनके दादाजी भी वो भी एक तानाशाह थे। उनको कहा जाता है वो भी तानाशाह थे, वो भी एक ऐसे तानाशाह थे जिनकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत तरक्की हुई है ना, जो भी थोड़ी बहुत तरक्की हुई है वो सारी की सारी इनके दादाजी यानी किंग इल संग की वजह से हुई है। अन्यथा नॉर्थ कोरिया में उनके बाद में आज तक कोई भी तरक्की के साइन दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद सेम वैसा ही नेचर अपने दादा की तरह, सेम वैसे ही दमनकारी नीतियां आज भी किंग जोंग के अंदर दिखाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्यक्ति की बायोग्राफी से रिलेट। तो इससे पहले दोस्तों, हमारा YouTube एक चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली पसंद जरूर आएगी। यदि आप UPSC स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल के साथ साथ आपको पेन ड्राइव सिलेबस अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं किसी भी टाइम, और ये हमारे नंबर्स हैं गाइडेंस के लिए, आप किसी चीज के लिए कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं किंग इल संग के बारे में। किंग इल संग एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोरिया के बंटवारे के बाद यानी कोरिया का डिवीजन हुआ, एक तरफ गया नॉर्थ कोरिया, एक तरफ गया साउथ कोरिया। डिवीजन क्यों हुआ ये अब हम आगे बताएंगे। साउथ कोरिया के डिवीजन के अंदर अमेरिका की सपोर्ट की वजह से वहां पे डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद प्रॉपर सरकार चलाई जाएगी, इसीलिए वहां पे सरकार चलाई गई और ये सेक्शन अलग हो गया। नॉर्थ कोरिया चाइना और USSR के कंट्रोल में था, इसीलिए वहां के एक पॉपुलर लीडर किंग इल संग को नॉर्थ कोरिया के अंदर उठाकर डिक्टेटर बना दिया। और क्योंकि एक ही पार्टी थी, कोई अपोजिशन में विरोधी दल था ही नहीं, तो ये वहां के क्या बने, वहां के डिक्टेटर बने, नेता बने। किंग इल संग के बारे में कहा जाता है बहुत क्रूर नेता थे, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हुई इन्होंने ही करी। इनको इस तरीके से मीडिया के अंदर दिखाया जाता था जैसे हिंदुस्तान के अंदर भगवान दिखाए जाते हैं, वैसे ही किंग इल संग को वहां पर भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। 15 अप्रैल 1912 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1994 को हुई। मृत्यु के तुरंत बाद इनका बेटा और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा किंग जॉन गद्दी पर बैठा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना में काफी समय बिताकर आए थे, USSR के अंदर काफी समय बिता चुके हैं। इनको कहा जाए तो ये बेसिकली कम्युनिस्ट के बहुत वो है कंट्रोल में थे, कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए इन्होंने पूरा सिस्टम अलग बनाया। जब तक ये जीवित थे तब तक इनके दिमाग में एक ही मानसिकता थी कि पूरे के पूरे कोरियन पेनिनसुला को यूनाइटेड करना, क्योंकि ऐसा ही बोला गया था डिवीजन के समय कि जब इनको
इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा तो पूरे के पूरे कोरिया को इकट्ठा कराया जाएगा। इस बीच में बहुत लंबी वॉर चली थी, जिसके बारे में आगे देखते हैं। दोस्तों, किंग जॉन की एजुकेशन के बारे में कहा जाए तो कोरिया के अंदर इनकी एजुकेशन नहीं हुई। उस टाइम पीरियड में कोरिया के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वहां पर इनकी एजुकेशन करवाई जा सके। इनकी माता जी के बारे में कहा जाता था कि एक बहुत अच्छी सिंगर थी, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस यही पता था कि एक सिंगर है जेनेवा के अंदर। बाकी इन्हें फिर स्विट्जरलैंड भेजा गया, यहाँ पर इनकी फर्दर स्टडीज़ हुई। फर्दर स्टडीज़ के अंदर यहाँ पर स्कूलिंग इनकी जब करवाई गई तो ये पढ़ाई में एक शांत स्वभाव के एक ऐसे विद्यार्थी रहे जो शर्माते थे अपनी बातों को बताते हुए। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि बेशक शांत स्वभाव था, लेकिन गेम्स की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान रहता था और गेम्स में भी बास्केटबॉल को ये बहुत पसंद करते थे। इनके साथ अक्सर एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति घूमता रहता था। लोगों को लगता था कि ये किंग जॉन का बॉडीगार्ड। बाद में पता चला कि वो बॉडीगार्ड नहीं था, वो बॉडीगार्ड की जगह उसका बड़ा भाई था किंग जोंग चुल, जो कि उन्हीं के साथ रहता था। फर्दर अटेंड किए इन्होंने वहीं के स्कूल्स, जो वहां के इनकी एम्बेसी की सपोर्ट से, कोरियन एम्बेसी की सपोर्ट से इनका नाम बदल के वहां के स्कूल में इनका एडमिशन कराया गया, क्योंकि सेम नाम से पहचाने जाते और प्रॉब्लम बढ़ सकती थी, इसीलिए नाम बदलकर इनको उस एजुकेशन में वहां पर पढ़ाया गया। हालांकि इनके उनके साथ में, उन एम्बेसी के मेंबर्स के साथ में काफी अच्छे संबंध रहे थे। वहां पर इन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं यानी कि फर्दर अपनी एजुकेशन पूरी करी। ज्यादा इनकी पढ़ाई के बारे में ज्यादा इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल सोबर थे। हालांकि इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर काफी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी और आगे अपने देश के लिए हमेशा ये सोचते भी थे कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर तो खाने पीने की बहुत भुखमरी सी रहती है, जबकि यहाँ की जो दुकानें हैं ये साजो सामान से भरी रहती हैं। इस बात से अक्सर ये इन्फ्लुएंस होते थे और ये चाहते थे कि कुछ भी करके वहां भी तरक्की हो। लेकिन खैर, ज्यादा अच्छे ग्रेड्स तो इन्हें स्कूलिंग लाइफ में नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया इनके जो कनेक्शन है रीचोल से काफी बढ़ते चले गए। ये वही एम्बेसडर थे जिन्होंने इनका एडमिशन कराया, बाद में इनके क्लोज मेंटर भी रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने कुक के साथ भी काफी अच्छे संबंध है, उनसे सारी बातें करते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो थोड़ी बहुत बातचीत पड़ती है उसी से इनकी जानकारी मिलती है। तो अब बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास यहाँ पे किंग जॉन का नहीं है, इतिहास यहाँ पे पूरे के पूरे कोरिया का है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर से कोरियन पेनिनसुला देख लीजिए, ये पूरा कोरिया था, उससे ऊपर ये आगे के सेक्शन निकल जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज आ जाएंगे। फिलहाल कोरिया को देखते हैं। ये एक लाइन है जिसके अकॉर्डिंग डिवीजन हुआ। इस डिवीजन के आधार पर ऊपर वाला बना नॉर्थ कोरिया, नीचे बना साउथ कोरिया। ऊपर वाली की राजधानी, नॉर्थ कोरिया की राजधानी बनी योंगयांग और नीचे की बनी सियोल सिटी। आपस में काफी कटु संबंध, झगड़ा शुरू से ऐसा नहीं था। ये यहाँ पे चीन है, ये ऊपर रशिया है और ये जापान है, ये इस तरीके से घिरा हुआ है। अब दोस्तों क्या हुआ कि शुरुआत की अगर बात करें तो 1904 से 5 के बीच में जापान जो था अपनी जो शक्ति थी उसको बढ़ाने की परिस्थिति में था, विस्तार में था। 1904 से 5 के बीच में झड़प हुई जिसमें उसने रशिया को हरा दिया। एक बहुत छोटा सा कंट्री जिसने बहुत बड़े विशालकाय कंट्री को हरा दिया। कहा जाता है इनके बारे में कि जब लड़ाई हुई जापान की और दोस्तों रशिया की, तो रशिया जो था इस वाले सेक्शन पर यहां पे अपना सीपोर्ट बनाना चाहता था। रशिया जो था सीपोर्ट बनाना चाहता था चाइना की तरफ से आगे आकर के। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब यहाँ पे सीपोर्ट बनाने का नंबर आया तो जापान को लगा कि भाई मेरी तरफ जो है ये बढ़ने की कोशिश है और ये यहाँ पर जो येलो सी है यहाँ पर जापान का पूरा कंट्रोल था, तो यहाँ पर ये रशिया इंट्रूजन करेगा और दिक्कत क्रिएट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर रशिया ने अपनी आर्मी तैनात करी, जापान ने सीधा अटैक कर दिया और बुरी तरीके से यहां पर लड़ना शुरू कर दिया। इनके सारे हथियार जो थे रशिया के दूसरे छोर पर यानी मॉस्को सिटी के अंदर थे, जो वहां से ला पाना पॉसिबल नहीं था। ड्यू टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इनके झगड़े हो जाते हैं और जापान यहां पर जीत जाता है। जापान जीत जाता है तो यहां पर जापान का कंट्रोल बना रहता है। धीरे धीरे जापान जो होता है 1910 के अंदर अटैक करता है जापान के कोरिया के अंदर और उस पर पूरा का पूरा कब्जा कर देता है। कोरिया के बारे में कहा जाता है कि जापान से बिल्कुल विपरीत इनकी
रहने का ढंग, खान पान का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल विपरीत था। जापान इनको अपने ढंग में ढालना चाहता था और बहुत क्रूर शासक के रूप में जापान ने कोरिया में रोल प्ले किया। लेकिन समस्या क्या थी, कोरिया के ऊपर होते रहे अत्याचारों के बावजूद कोरिया में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। धीरे धीरे समय बदलता गया, जापान की शक्ति बढ़ती चली गई। जापान की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपना जो दायरा था बढ़ाना शुरू कर दिया था। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंगेज हो जाता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक होता है। अटैक होने के बाद में जापान एकदम से समाप्त हो जाता है, जापान हार मान जाता है। तब दो बड़े कंट्री सामने निकल कर आते हैं। एक कंट्री सामने आता है यूएसए और दूसरा कंट्री आता है यूएसएसआर। ये डिसीजन लेते हैं कि जो कंट्री जापान के कंट्रोल में है उन्हें आजादी दिलाई जाएगी। आजादी के नाम पर क्या हुआ, दोनों के दोनों घुसना शुरू हो गए, घुसपैठ शुरू कर दी। घुसपैठ शुरू करी तो जापान से अमेरिकन आर्मी घुसी, तो अमेरिकन आर्मी बढ़ते बढ़ते बॉर्डर के इस वाले हिस्से तक, और उधर से रशिया की आर्मी बढ़ती गई तो वो इस वाले हिस्से तक बढ़ते चले गए। दोनों हिस्सों में अमेरिका और जापान ने मिलकर कोशिश करी यहां पर अपना अपना कब्जा जमाने की, और पूरी कोशिश करी यहां पे शांति बनाने की कि सरकार कॉमन बन जाए। लेकिन समस्या क्या थी, समस्या बहुत छोटी सी थी। दोनों के दोनों देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति बिगड़ने लगी, अंदर सिविल वॉर होने लगा, झगड़े बढ़ने लगे। तब डिसीजन लिया गया कि भाई दोनों देशों को अभी अलग कर देते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया रशिया के कंट्रोल में कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ रहा था, जबकि ये वाला सेक्शन जो था ये बढ़ रहा था कैपिटलिज्म के साथ डेमोक्रेसी की तरफ। ये दोनों अलग अलग मानसिकता थी, झगड़े बढ़ने लगे। तो इनसे बोला गया कुछ समय बाद इलेक्शन करके इन्हें यूनाइटेड कर देंगे। अभी दोनों देशों के अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं। दोनों देशों के अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो जाता है ये भी अलग और ऊपर वाला भी अलग। इस बीच के अंदर दो सेक्शन बन जाते हैं 1948 तक, नॉर्थ कोरिया रशिया के कंट्रोल में, साउथ कोरिया अमेरिका के कंट्रोल में। इन दोनों के अंदर दोनों की घुसपैठ बहुत तगड़ी थी, दोनों की सपोर्ट बहुत तगड़ी थी। यहां पर साउथ कोरिया को डेवलपमेंट के लिए अमेरिका जो था आगे बढ़ाता था कि आगे बढ़ो, तरक्की करो, किस तरीके से व्यापार बढ़ सकता है वो। यही एक कारण है कि आज अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब अगर बात की जाए तो काफी स्ट्रांग हालत है उसकी, जबकि कंपैरिजन के अंदर नॉर्थ कोरिया की कोई वैल्यू नहीं है, गरीब भुखमरी से गुजर रहा है। चाइना और रशिया ने यहां पर खूब दबा के हथियार दिए कम्युनिस्ट सरकार को। यहां पर जब कम्युनिस्ट सरकार को हथियार दिए तो इनके किंग जॉन्ग के दादाजी यहां पर थे और आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ बहुत तगड़ा, लड़ाई झगड़ा बढ़ा। लड़ाई झगड़े में कोई डिसीजन नहीं निकला। इस बीच में चाइना जो था वो भी अपनी सिविल वॉर जीत चुका था। सिविल वॉर जीतने के बाद चाइना भी यहां पर सपोर्ट करने लगा। सपोर्ट करने के बाद समय बदला। समय सदैव सेम तो रहता नहीं है, समय बदला। समय कैसे बदला दोस्तों, जब सरकारें अलग अलग हो गई, देश अलग अलग हो गए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। समय बदला, चीन ने मदद करनी शुरू करी 50 के बाद से। 50 के बाद से मदद करी, दोनों में हथियार बढ़े, सब कुछ बढ़ा, लड़ाई बढ़ती चली गई। लड़ाई शांत हुई। लड़ाई शांत होने के बाद में दोनों ने अपनी अपनी सरकारें वापस ले ली। यहां पर किंग इल संग की सरकार बनी नॉर्थ कोरिया के अंदर। किंग इल संग की सरकार बनी। सरकार जो बनी वो कम्युनिस्ट थी, और कम्युनिस्ट बनने के बाद बनते के साथ ही प्रचार प्रसार शुरू हो गया, और साउथ कोरिया उस समय अब पिक्चर से हट जाता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इनका झगड़ा हो चुका है। झगड़े के बाद काफी ज्यादा बुरे हालात, काफी ज्यादा अकाल की परिस्थिति आई, बुरे हालात हुए। इसी बीच में दोस्तों क्या हुआ कि जब झगड़ा खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर बट गया कई हिस्सों में, 15 हिस्सों में बट गया, जिसमें से अलग अलग देश बट गए। यूएसएसआर के गिरते के साथ ही अब चाइना के और अमेरिका के संबंध बनने लग गए। यूएस के और चाइना के बॉन्डिंग होने लग गई। कोरिया को लगा कि यहां पर अब प्रॉब्लम होने लग गई है। 1970 से 80 के बीच में चाइना और यूएसए के संबंध बढ़े, और कोरिया को लगा कि अब प्रॉब्लम है कि अगर यूएसए के साथ चाइना चला जाता है तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को कैप्चर कर लेगा और अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, 2006 के अंदर
पहली बार पूरी मेहनत करी, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए। विदेशों से काफी सारे बैन भी लगे, लेकिन बैन का कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता भी क्यों? क्योंकि पहले ही इनके बाकी देशों से कोई संबंध खास नहीं थे। संबंध अच्छे नहीं थे तो जाहिर सी बात है कोई फर्क भी नहीं पड़ा। न्यूक्लियर टेस्ट किए और आज के दिन नॉर्थ कोरिया के पास अगर खाने के लिए अनाज हो या ना हो, लेकिन आर्मी सबसे ऊपर रखी जाती है। आर्मी के बाद में यहां पर सबसे ज्यादा हथियार पाए जाते हैं। कंपैरिजन किया जाए तो इतने ज्यादा हथियार है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी एक लॉन्ग रेंज है इनके पास, जो किसी भी समय कितना ज्यादा घात लगा सकती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है अब यहां पर कि भाई किंग इल संग की मृत्यु हो जाती है। उनके पिता यानी कि ये वाले जनाब जो हैं किंग जोंग के पिताजी, ये ज्यादा मीटिंग्स के अंदर आते नहीं थे। इन्होंने कोरियन वर्कर पार्टी बनाई थी, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कट्टर डिक्टेटर नहीं बन पाए क्योंकि ये ज्यादातर मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, किसी भी देश से कभी वार्तालाप नहीं किया, सिर्फ अपने देश के अंदर ही पार्टी को, पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। अब इनके 3 बच्चे थे, 3 में से बाकी 2 का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था कि उनको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब सबसे पहली बार क्या हुआ कि किंग इल संग के 3 बच्चे, जो तीनों के तीनों पढ़ाई करके स्विट्जरलैंड से ही आए थे, जाहिर सी बात है, और उसके बाद में यहां पर आगे इनका फ्यूचर दिखने लग गया था कि इन बाकी 2 में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, कोई भी 3 बच्चों में से ऐसा नहीं था कि 2 में से जो पार्टी के अंदर या कोरियन वर्कर पार्टी के अंदर ध्यान दे। सिर्फ किंग जोंग यही एक अकेले थे जो ध्यान देते थे। अब अगर बात करें तो यंगेस्ट सन के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, इन्होंने पढ़ाई करी नेशनल वॉर कॉलेज जो की थे प्योंग के अंदर, योंगेंग के अंदर 2002 से 2007 के बीच में। जैसे जैसे बड़े होने लगे इन्होंने मिलिट्री में अपने पिता के साथ इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया, पिता के साथ इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया और अपने पिता के साथ ही हर उस जगह जाना आना शुरू कर दिया जहां पर इनके पिता जाते थे, डिक्टेटर की तरह। इनके पिता धीरे धीरे कोरियन वर्कर पार्टी के अंदर भी काफी सम्मिलित रहते थे, तो इन्होंने भी उसी के अंदर मिलना जुलना शुरू कर दिया। ऊपर से बाकी ऑफिसर्स के अंदर इनकी छाप बनने लग गई। अब क्या हुआ कि इनके 2 बाकी जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा जो था उस पर काफी सारे क्राइम से वो काफी बार जेल जा चुके थे। जेल जाने की वजह से उनको दोबारा से सक्सेसर नहीं बनाया जा सकता था। एक बेटा था, इतने सॉफ्ट नेचर का था कि वो किसी को मार ही नहीं सकता था, उसे बोला जाता था कि वो लड़ ही नहीं सकता था, वो चाहता नहीं था किसी से लड़ना। इसीलिए बाकी बचे किंग जोंग जो अकेले राज्य कर सकते थे। अब धीरे धीरे अपने पिता के साथ पार्टीज में मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, लॉन्ग ड्यूरेशन से पिता की तबीयत खराब और दूसरा सामने निकलकर कोई व्यक्ति आ नहीं रहा कि तीनों बेटों में से कौन सा बेटा आने वाले समय के अंदर नॉर्थ कोरिया का सक्सेसर रहेगा। समय बदलता गया, कोरियन वर्कर पार्टी के अंदर अपने पिता के साथ साथ इनकी छवि स्ट्रांग होती चली गई। अब र्यूमर्स फैलने लग गए 2009 के आसपास कि पिता के मरने के बाद नया सक्सेसर जो है आपके सामने खड़ा होने लग गया है। धीरे धीरे सुप्रीम पीपल असेंबली जो 2009 के अंदर थी, ऐसे ही ये मीडिया के सामने आए और इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। अब इनकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब इनके बारे में सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि डिक्टेटर को खुश करने के लिए बाकी जो लोग होते हैं ना, वे हमेशा बटरिंग करते रहते हैं, बूट लीकिंग करते रहते हैं, इनको दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हाँ भाई यही सब कुछ है और कोई इनके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो इन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लग जाती हैं। जैसे कि इनके बारे में कहा जाता है, अभी इधर ध्यान दीजिएगा, द चेयरमैन ऑफ द एनडीसी डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज द country highest office was held by King Jong-il. By the mid of 2009, King Jong-un was being referred to within the country of brilliant comrade. And in June, it was reported that he had been named as the state security department, head of the state security department and government agency responsible for political control and counter intelligence. अब इनके बारे में कहा जाता है कि इनको प्लीज करने के लिए जरा जरा सी बात पे बड़े बड़े सरकारी अफसरों के जो पोस्ट थी इनको उनका हेड बना दिया गया। धीरे धीरे सारे के सारे इन्होंने कंट्रोल लेने शुरू कर दिए। इधर से पिता वीकन हुए, इनकी पावर स्ट्रांग होने लगी और इन्होंने सारे के सारे जहां पर जैसे मिलिट्री के हेड बन गए, मिलिट्री के बाद सर्विलांस के हेड,
बन गए। सर्विलांस के बाद इनके पास जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके हेड बन गए। इन्हें मिलिट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें क्या हुआ, मिलिट्री का भी हेड बना दिया। धीरे धीरे क्योंकि इन्हें सक्सेसर बनाना था, कोरियन वर्कर पार्टी इन्हीं के कंट्रोल में दे दी गई। सब कुछ धीरे धीरे पिता के सामने 26, 27, 28 साल की उम्र थी इनकी, ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पिता के रहते रहते सारी की सारी पार्टी की पावर इनके हाथ में आ गई। फाइनल आता है 2011, पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होते के साथ ही दो काम शुरू हो जाते हैं। पहला, किंग जोंग का पावर को स्ट्रांगली अपने हाथ में लेना, दूसरा बहुत सारे प्रोटेस्ट उठने की उम्मीद होना कि अब असलियत में पार्टी में कौन उठकर नई सीट पर आएगा। पिता की इधर से डेथ होती है और पिता की डेथ के बाद और सारे के सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। किंग जोंग उन जो होते हैं, कॉमन सी बात, पिता के सामने ही ये सुप्रीम लीडर घोषित कर दिए जाते हैं और जाहिर सी बात है सारी की सारी मिलिट्री फोर्सेस जो थी इनके हाथ में आ जाती है। दिसंबर से अप्रैल 2012 के बीच में ये सारे के सारे ऑफिशियल इनको टाइटल मिल जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कोरियन वर्कर पार्टी मिल जाता है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन मिल जाएगा, चेयरमैन ऑफ एनडीसी मिल जाता है, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी मिल जाती है। यानी कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो इनके हाथ से नहीं था। ये अपने आप में सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। सारी की सारी पावर जो होती है इन्हीं के हाथ से जानी शुरू हो जाती है। सारी की सारी पावर जब इनके हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है अब इनके सामने सिर्फ दो ही काम रह जाते हैं, प्रोटेस्ट या विद्रोह को उड़ा देना। अब विद्रोह को उड़ाने के लिए सबसे पहला विद्रोह स्टार्ट होता है इन्हीं के चाचा के द्वारा। चाचा कहें या बेसिकली ये कैसे कहें, जो इन्हीं के क्या थे, वो व्यक्ति थे जिसको असलियत में पावर मिलनी थी, जिनका नाम था जोंग सोंग थिक। ये एक ऐसा पर्सन जिनके पास में असलियत में पिता के सामने ही शक्ति मिलनी थी, इनको अंकल को इनकी सारी की सारी पावर्स मिलनी थी, लेकिन पिता के रहते हुए बेटे को पावर मिलेगी, बाकी किसी को पावर नहीं मिलेगी। इन्होंने धीरे धीरे प्रोटेस्ट उठाने की कोशिश करी, लेकिन इन्हें पब्लिकली मरवा दिया गया। पहली बार कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसी बात सामने आई थी कि किसी ने अपने ही परिवार के सदस्य को मरवा दिया और मरवाने के बाद भी, पब्लिकली मरवाने के बाद भी अपने आप को प्रूव करने के लिए सामने आ गए कि भैया मैंने क्यों मरवाया है ये। अब धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती हैं, समस्या बढ़ने लगती है, इनकी पॉपुलैरिटी डिफेम में बदलने लगती है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया इन्हीं के हाथ की कठपुतली होता है तो यहां का मीडिया किंग जोंग की तारीफें करने लग जाता है और दोबारा से इन्हीं को ही सुपर हीरो बना देता है। और इनके जो अंकल थे उनको बोला जाता है कि सरकार के खिलाफ, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई। इन्हों जो उस समय की मीडिया थी उन्होंने इतनी बुरी तरीके से डिफेम किया इनके चाचा को, कि अंकल को, कि सबको लगने लग गया कि असलियत में किंग जोंग ही भगवान का बंदा है, इसके अलावा कोई और इस देश को नहीं चला सकता। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। इसी बीच में इन्हीं का एक हाफ ब्रदर, 2017 की बात है, इन्हीं का एक जो हाफ ब्रदर था रिलेशन के अंदर, जो वही जो था भाई किंग जोंग नैम, ये भी मलेशिया के अंदर मारे जाते हैं। बोला जाता है कि इन्हें जहर देकर मारा गया है कोलालंपुर के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन सिंपल सी बात ये होती, भाई मारने वाला मार कर चला गया, अब ये कौन जानता है कि वो किस लिए मार कर गया। तो अब आ जाती है स्टोरी इनके लीडरशिप की। जैसे ही पिता की मृत्यु होती है सारी शक्ति इनके हाथ में आ जाती है। उधर से नॉर्थ कोरिया जो है स्ट्रॉन्ग पावर बनने के लिए, न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी में था, क्योंकि चाइना के रिलेशन जो कहीं ना कहीं थे वो अमेरिका के साथ बढ़ने लग गए थे और ये अपने आप में अकेला पड़ने लग गया था। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना इनके लिए सबसे बड़ी बात थी। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, जब इनके पास स्ट्रॉन्ग हथियार होंगे तो देश इनकी सुनेगा। 2013 के अंदर इन्होंने अपने अंकल को, जैसा कि मैंने बताया, क्या नाम था, जैंग सोंग थिक, इनको मरवा दिया गया। मरवाने के बाद में इन्होंने एग्जीक्यूशन करवाया उसका, और सरकार को गिराने का इल्जाम लगाया गया, सबको प्लीज कर लिया।
हालांकि जनता नाराज थी इनसे, लेकिन इन्होंने खुद को जब प्रूव किया तो अपने आप में सारी चीजें कंट्रोल में आ गई और सारे के सारे लोग इनके विश्वास में फिर से आ गए कि ये गलत नहीं कर सकते। समय बदलता है, बढ़ता है आगे की तरफ। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे 2006 के आसपास से ही कि ये कहीं ना कहीं छुपकर ये कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। और इनके इल्जाम, क्योंकि इल्जाम थे और ये तानाशाह थे, इनसे कोई डायरेक्ट पूछ नहीं सकता था, प्रेशर बना नहीं सकता था। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे बातें प्रूव हुई तो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स पर बहुत ज्यादा काम किया, और बैलिस्टिक मिसाइल एक दो नहीं, उसकी सीरीज पर काम किया। सीरीज यानी बहुत सारी सीरीज पर सक्सेस पाई। फरवरी 2013 के अंदर इन्होंने क्या किया, अपने न्यूक्लियर टेस्ट को भी प्रूव कर दिया और अपने आप को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, उसे टेस्ट करने की कोशिश करी। और इनके बारे में एक लाइन और कहा जाता है दोस्तों कि एक बार अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले अपने जहाज जो थे समुद्र में उतार दिए थे इनसे झगड़ा करने के लिए। तो इन्होंने क्लियर बोला था कि जब तक तुम्हारे जहाज आगे बढ़ेंगे तो मेरी टेबल पर न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं इनके बटन मेरी टेबल पर ही हैं, मुझे दबाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ऐसे सनकी तानाशाह से फर्दर जो था, अमेरिका ने भी अपने जहाजों को पीछे खींच लिया और फिर नॉर्मल बातचीत पर उतर आए। इनके सामने कहा जाता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनसे भिड़ सके, झगड़ा कर सके, कोई भी। ना तो ये किसी कंट्री से कनेक्शन रखते हैं, ना ही इनसे कोई कंट्री अभी तक कनेक्शन रखता है चाइना को छोड़कर। अब धीरे धीरे समय बढ़ा 2017 टोटल 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, टोटल 6 न्यूक्लियर टेस्ट, इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव पड़ना। डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी है, अपने आप को उठाना चाहता है, इधर से ये तानाशाही, ये अपने आप को राजा प्लस भगवान समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की आपस में हमेशा तनी रहना पॉसिबल है। न्यूक्लियर बम के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल है क्या जिसपे नॉर्थ कोरिया इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है? बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो अपने साथ में विस्फोटक सामग्री लेकर चलती है, जिसके अंदर 150 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। बीच के अंदर जहां पर एक टारगेट सेट कर दिया, वो टारगेट कभी भी छिन्न भिन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये कि बहुत बड़े दायरे को उड़ाने की इनके पास क्षमता है, बहुत बड़े दायरे को। अगर बोला जाए 10,000 किलोमीटर तो ये छोटा दायरा नहीं है, छोटा दायरा नहीं है, जिसको धीरे धीरे इन्होंने पूरा का पूरा तैयार किया, टेस्ट करने की कोशिश करी। इसके अंदर स्मॉल रेंज, न्यू, लॉन्गर रेंज जितनी भी हैं सारी की सारी तैयार करी। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800, 1200, 1200 के बाद 1500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 8000, 10,000 और ये 10,000 किलोमीटर प्लस। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अंदर समुद्र पर और अपनी आसपास के बॉर्डर्स पर एक सदैव डर का माहौल क्रिएट रखना, जिससे बाकी देश भी आसपास में कोई भी सोच रखने से पहले 1000 बार सोचें और किसी भी प्रकार की पंगेबाजी इनसे ना करें। अब इनके बारे में हमने बहुत सब पढ़ा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में विलीन रहते हैं, आर्मी के अलावा ये किसी भी दूसरी चीज को प्रेफर नहीं करते। लेकिन आर्मी के अलावा जब दूसरी चीज को प्रेफर नहीं करते तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि कोरिया अकेला एक ऐसा शासन राज्य है जहां ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अपने पड़ोसियों से इनकी बनती नहीं, तो व्यापार की संधियां कुछ है नहीं, व्यापार की संधियां नहीं है, पड़ोसियों से बनती नहीं है, तो वहां की इकोनॉमी की हालत बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड की जो कंपैरिजन है उसमें लास्ट के कुछ कंट्रीज में इनकी गिनती होती है। यानी भुखमरी की हालत है वहां पर धीरे धीरे इतने ज्यादा बुरे अकाल पड़े हैं कि कोई भी रास्ता नहीं बचता जीतने का। इस बीच के अंदर अब जो है इकोनॉमिक को सुधारने के लिए पहली बार किसी तानाशाह ने, आजादी के बाद में किसी तानाशाह ने पहली बार, अपने दादा के बाद समय से, इनके पिता के समय से किसी ने भी विदेशों में संधि करने की कोशिश नहीं की।
और जितना बड़ा नुकसान ये साउथ कोरिया की लड़ाई में खा चुके थे, उसके बाद से अब इनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरीके से देश को सुधारना है, एजुकेशन को सुधारना है, भुखमरी की नीतियों, भुखमरी से बाहर निकलना है। कहा जाता है विश्व के अंदर सबसे बुरे हालात अगर बोले जाएं ह्यूमन राइट्स के नाम पर, तो नॉर्थ कोरिया का लास्ट नंबर है। नॉर्थ कोरिया का लास्ट नंबर है, यानी कि ह्यूमन राइट्स की यहां पर कोई बातचीत नहीं कर सकता। यहां पर टीवी चैनल्स जो हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और इंक्लूडिंग लोगों के टूरिज्म की भी बात करें तो ये सारी चीजें भी किम जोंग के अलावा कोई भी डिसाइड नहीं करता। सब कुछ यही डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस परिस्थिति में इकोनॉमी बुरी तरह डाउन हो रही है, इकोनॉमी बुरी तरह डाउन हो रही है और डराने वाली कंडीशन है। इसी कंडीशंस के आधार पर अब सरकार चाहती है कि कुछ ना कुछ सुधार किए जाए। नॉर्थ कोरिया जैसे पॉवर्टी और इकोनॉमी जो है बर्बाद होती जा रही है, तो उस परिस्थिति में सुधार के लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि 2016 के अंदर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कुछ सैंक्शंस किए थे, कुछ सैंक्शंस लगाए थे कि भाई यहाँ पे क्योंकि मनुष्य को अधिकार नहीं है तो यहाँ पर पुरानी रुकावटें लगाई जाएं इनके व्यापार को लेकर। हालांकि ये ज्यादातर व्यापार करते नहीं है, लेकिन अब वो सैंक्शंस धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। इसी वजह से इन्होंने साउथ कोरिया के साथ में, वहां के प्रेसिडेंट के साथ में काफी कोशिश कर रहे हैं मीटिंग हो जाए, सुधार होने की कोशिश हो जाए और धीरे धीरे फिर से संबंध नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक सबसे बड़ी चीज ये कि एक तरफ इन दोनों के बॉर्डर पर जो किम जोंग है, इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी की पूरी मिसाइल्स लगा रखी हैं, बहुत बड़े बड़ी आर्मी खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ ये उनसे व्यापार करने की कोशिश करते हैं। साउथ कोरिया ऑलरेडी जो है यूएस के कंट्रोल में रहता है, यूएस के सपोर्ट में रहता है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के आपस में संबंध बन पाना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाती है बात कि अब देश के हालात बहुत बुरे हैं। हालात बुरे होने के बाद भी अब एक तरफ हालात बुरे हैं, सुधार होने के कोई आसार नहीं। चाइना इस समय अपने आप को ध्यान दे रहा है, कोरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में क्या ये सनकी तानाशाह आगे कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे कोरिया की कोई भी हालत में सुधार आ सकता है? इसके बारे में जैसे ही कुछ आगे कंफर्मेशन होगा, न्यूज होगा, तो हम उसके साथ में आगे की वीडियो ऐड ऑन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।